भैया ये पैर में थेरेपी देते हैं, इससे क्या फायदा होता है सर? इस थेरेपी से क्या फायदा होता है ना? जी तो देखिए बंधु, इस थेरेपी से एक प्रकार का कंपन पैदा होता है शरीर में, एक वाइब्रेशन मिलता है शरीर को, यहाँ से लेकर के पूरे ब्रेन तक, जी है ना? आप महसूस कर रहे हैं इस वाइब्रेशन को? हाँ महसूस कर रहे हैं? ये पूरा यहाँ से लेकर के ब्रेन तक एक कंपन पैदा करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है ना? जी इस वाइब्रेशन के प्रभाव से, है ना, हाँ। इस वाइब्रेशन के प्रभाव से शरीर के जो मरे हुए नस नाड़ियां हैं, पेट के जो मरे हुए नस नाड़ियां हैं, ब्रेन के जो मरे हुए नस नाड़ियां जो हैं, उसमें पुनः चेतना आ जाती है, पुनः ऊर्जा आ जाती है। समझ रहे हैं? जी मतलब शरीर के मरे हुए नस नाड़ियां पुनः जीवित होने लगती हैं इस थेरेपी के प्रभाव से। ठीक है? तो इसीलिए थेरेपी दिया जाता है, ताकि जो शरीर के जो पेट के जो नसें कमजोर हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं, जो आंतें दुर्बल हो गई हैं, आंतों में जो चेतना कम हो गई है, मतलब एनर्जी लॉस हो गई है आंतों की, वहां पुनः जो है कि एनर्जी आ जाए। ठीक है? तो इसलिए इस थेरेपी को दिया जाता है। और भैया आईबीएस में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते? आईबीएस में क्या खाएं, क्या ना नहीं खाएं, है ना? मतलब क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। हाँ। तो देखिए बंधु, ये तो निर्भर करता है इस बात पर कि कौन सा आईबीएस है ना? जी जैसे कि वातज है, पित्तज है, कफज है या त्रिदोषज है ना? जी म्यूकस वाला है या बिना म्यूकस वाला है, आईबीएस डी है या आईबीएस सी है, इस पर निर्भर करता है कि क्या खाएं और ना क्या ना खाएं। ठीक है? जैसे कि अगर आम वाला है तो इसमें स्निग्ध खान पान का बहुत ज्यादा परहेज किया जाता है। समझ, स्निग्ध मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि चिकना पदार्थ, जो जैसे कि दूध हो गया, है ना, घी हो गया, ये सब बहुत परहेज किए जाते हैं। मलाई नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, अधिक मात्रा में आप तेल नहीं खा सकते। जैसे कि पूरी, अच्छा है ना, पूरी बना होता है, अधिक तेल होता है पूरी में, तो उस तरह का खान पान आप नहीं खा सकते, है ना? जी और इस तरह के अलग अलग आईबीएस में अलग अलग खान पान होते हैं, है ना? अब जैसे कि जो एक होता है आईबीएस सी, है ना? आईबीएस सी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक में सख्त मल वाला और एक में नरम मल वाला। ठीक है ना? तो जो सख्त मल वाला है वहां पे थोड़ा बहुत घी चल जाता है ना, मल को नरम करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा म्यूकस भी बनाता है पर चलेगा, मल को नरम करके बाहर निकाल देता है। ठीक है? तो वहां पे थोड़ा बहुत घी चल जाएगा, थोड़ा बहुत तेल चल जाएगा, थोड़ा बहुत स्निग्ध खान पान, थोड़ा दूध भी चल जाता है ना, थोड़ा बहुत मिठाइयाँ भी खाओ तो वो चल जाता है। वैसे में जहाँ सख्त मल है वहां पे। ठीक है? तो इस तरह का अलग अलग जो है कि आईबीएस में अलग अलग खान पान होते हैं। पर मोटे मोटे तौर पर बात करें ना बंधु, जिसको आप ध्यान रखें, मोटे मोटे तौर पर अगर समझे हम आईबीएस में खान पान को, तो दूध, घी, है ना, दूध, घी और अति तेल, है ना, अति मिर्च मसाला से परहेज करके और चिकन मटन से परहेज करके बाकी सब कुछ खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। जो भी, जैसे कि आप गोभी की बात करें, मटर की बात करें, है ना, और आपको जो भी बैंगन की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, है ना, इस तरह से आप जो भी सब्जी देख लेते हैं, है ना, जो भी खान पान है सबका सेवन आप कर सकते हैं सम मात्रा में। ठीक है? अति से बचना है, बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई चीज अति ना हो जाए। अब ऐसा नहीं कि एकदम आलू के पीछे टूट के पड़े तो फिर या तो आलू रहे या तो हम रहे, ऐसी वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अब कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम आलू के पीछे ही पड़ जाएंगे, दूसरी सब्जियों पर ध्यान नहीं देंगे। कहीं से सुन लिए कि गोभी के बहुत फायदे होते हैं तो गोभी का पराठा खाएंगे, गोभी की सब्जी खाएंगे, बस गोभी के पीछे ही पड़े रहेंगे हमेशा। ठीक है? तो इस तरह के कई लोग होते हैं कि किसी एक खान पान के पीछे पड़ जाते हैं, तो इस तरह की गलती नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसमें बदल बदल के खाना खाते रहना है और सब कुछ खाना है, और आती में कुछ भी नहीं करना है। चिकन मटन नहीं खाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूध घी का प्रयोग नहीं करना है ना, और बहुत ज्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना है। बाकी सब कुछ सम मात्रा में खा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जब आईबीएस थोड़ा हद तक नियंत्रित हो जाए ना, कुछ हद तक नियंत्रित हो जाए, तो कभी कभार दूध, कभी कभार घी भी प्रयोग कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक बार आईबीएस हो जाए तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप दूध घी नहीं खा सकते, है ना, तो हमें एक प्रकार का डर हो जाता है दूध से और घी से, मतलब हम हमेशा भयभीत हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं दूध से हम चिड़चिड़ा सा जाते हैं, है ना। जैसे हमारे सामने दूध है हम चिड़चिड़ा जाएंगे एकदम, क्या तुम जानते हो कि हम नहीं खाते फिर भी हमारे सामने रख दिया, है ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं करना है। जब आईबीएस कुछ हद तक नियंत्रित हो जाए, है ना, 30% 40% नियंत्रित हो जाए ना, कंट्रोल में आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा दूध का सेवन शुरू करना चाहिए। 20 ग्राम से 50 ग्राम से शुरू करो,
है ना। 30 ग्राम से 50 ग्राम से शुरू करो और थोड़ा 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 रोटी के साथ में खाओ या फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा पी लो। इस तरह थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहिए। बिल्कुल कोई भी खान पान लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। बाद में दिक्कत ये होगा कि 5 साल के बाद आप जब दूध खाने जाएंगे ना तो आपसे डाइजेशन नहीं होगा, आपका शरीर का और दूध का पहचान टूट गया रहेगा, समझ रहे हैं, है ना। तो आप ठीक ठाक रहेंगे, आपको दूध हजम हो जाएगा, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप दूध डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर भी आप लंबे समय तक छोड़ दिए हैं तो आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होगा लंबे समय तक दूध छोड़ने के कारण, समझ रहे हैं जी। तो जैसे भी आपको 30% 40% तक रिलीफ मिल जाए आईबीएस में, पेट के परेशानी में, अपचन में, इंडाइजेशन में, तो आप थोड़े थोड़े मात्रा में दूध शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी भाइयों को बोल रहा हूँ, हाँ खान भाई आपको भी, रविंद्र भैया आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सभी भाई जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप लोग किसी भी आहार से, किसी भी खान पान से द्वेष भाव न रखें। सभी खान पान जो है कि अच्छे हैं, कोई खान पान खराब नहीं है। बस हमारे शरीर की स्थिति कुछ बिगड़ जाती है तो कुछ समय के लिए हमें किसी खान पान का त्याग करना पड़ता है, फिर बाद में उसे समय के साथ शुरू कर लेना चाहिए। जब हमें कुछ स्वास्थ्य में लाभ दिखने लगे, जब हमारा डाइजेशन जो थोड़ा सुधार हो जाए तो उस खान पान को धीरे धीरे शुरू कर लेना चाहिए। लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। कई जन यही गलती करते हैं, 5-5 साल से दूध नहीं खा रहे हैं, जबकि आईबीएस नियंत्रित है, उनका 60%, 70%, 80% नियंत्रित हो गई है, पर दूध से एक प्रकार का उनको डर हो गया है, भय हो गया है, द्वेष हो गया है ना। और ये जो है कि 5 साल 6 साल नहीं खाया दूध, और अब अगर किसी ने दूध एक गिलास पी लेते हैं तो पूरा डायरिया शुरू हो जाता है। तो देखो ऐसा होगा, अगर आपने 5 साल 6 साल 7 साल तक दूध नहीं खाया और आपने एक ही दिन 1 गिलास या 1.5 गिलास या 2 गिलास दूध पी लिया तो डायरिया होना स्वाभाविक है, समझ रहे हैं भाइयों। तो ऐसा करेंगे कि अगर आपने 5 साल दूध छोड़ दिया है या 6 साल छोड़ दिया है किसी कारणवश, और अब आपको दूध शुरू करना है तो आप थोड़ी मात्रा में पहले शुरू करेंगे, 30 ग्राम 40 ग्राम या 50 ग्राम की मात्रा में, ठीक है। एक दिन ले लिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपके पेट में खुट होगा, है ना, कुछ तो लोचा पड़ा होगा आपके पेट में, है ना, तो कोई बात नहीं, उसको सहन कर दीजिए और 2-3 दिन के बाद फिर से उतना ही दूध लीजिए, है ना। इस तरह से लेंगे तो फिर ऐसे जब आप 4-5 बार करेंगे ना, आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करने लगेगा, है ना। आपका शरीर दूध से पहचान बना लेगा, है ना, और फिर शरीर समझ जाएगा कि वो ये तो अपना मित्र है, ये शत्रु नहीं है, है ना। अब ज्यादा नहीं पी लेते तो शरीर को लगता है कि कोई शत्रु हमारे अंदर प्रवेश कर गया है, कोई खराब तत्व, कोई बाहरी तत्व हमारे अंदर प्रवेश कर गया है, तो शरीर अपने आप को डिटॉक्स करने लगता है, सफाई करने लगता है। जिस तरह कोई वायरस हमारे बॉडी में प्रकोपित हो जाए ना, प्रवेश कर जाए ना, तो शरीर क्या करता है, तो डायरिया आता है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, उल्टी होने लगता है, खांसी होने लगता है ना। तो इस तरह के जो व्यवहार करती है शरीर, तो सेम यही व्यवहार करने लगता है दूध के साथ में, घी के साथ में, समझ रहे हैं। तो आप संतुलन में आप खान पान लेंगे, है ना, और थोड़े थोड़े मात्रा में दूध का सेवन शुरू करेंगे तो थोड़ा रिलीफ मिल जाए पेट में, ठीक है।